अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक की, और वो है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिटेल्स कि जो इंडिया और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी डिटेल्स जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने देखा हाईलाइट हुआ हुआ है कि इंडिया और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं इंडियन मीडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। उसकी वजह यह है कि जो G20 का समिट हुआ इसके अंदर भी जो इकनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई इंडिया की सऊदी अरब के साथ और यूरोप को मिलाने की, और दूसरा इस टाइम पे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो एक दिन गुजारा वहाँ पे इस समिट के बाद, यानी 9 और 10 को जो है वो तो समिट था और 11 का जो दिन है वो गुजारा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इंडिया के अंदर, और मजीद अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा जो है MOUs वगैरह साइन हुए हैं। तो इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहाँ आगे जा रही है, और एट द एंड डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और देरीना ताल्लुकात हम अक्सर जो है वो बचपन से ही पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। तो अब वो चीज़ें शायद हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब आपको ये देखने को मिलेगा कि इस टाइम पे हम अगर मज़हब की बात करें, यानी इस्लाम की अगर बात करें, तो शायद हमें अब वो जो पहले वाली बातें थी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क का दोस्त है, जैसे हमने कहा कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा किबला है, सब कुछ है, अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पे मुसलमान, काफिर, हिंदू, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या मैटर कर रहा है जी, वो इकोनॉमी मैटर कर रही है। दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, और जाहिर बात है इस टाइम पे जो दुनिया के ममालिक हैं वो सारे के सारे अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो जंग लड़ रहे हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं इसको। ये यहाँ पे 2 ट्वीट आपके सामने हैं। यहाँ पे एक नरेंद्र मोदी साहब ने जो 11 तारीख को एक ट्वीट किया, उसमें यहाँ पे देखिए कि मुख्तलिफ जगह पे जो है इनको रिसेप्शन दिया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान साहब को मोदी साहब की तरफ से, ठीक है, और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर यहाँ पे रिसेप्शन है। कहा जा रहा है जी, अटेंडिंग द सेरेमोनियल वेलकम इन हॉनर ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू डीपनिंग टाइज विद सऊदी अरेबिया अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स। ठीक है कि भाई इनको एक तो वेलकम किया जा रहा है और दूसरा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो सऊदी अरब के साथ एक जो डीपनिंग ताल्लुकात उनको आगे बढ़ाएगा और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे एक ट्वीट हुआ, उसके अंदर भी जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब को जो है विजिट करवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, और यहाँ पे ये फोटो सेशन आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी इसके हवाले से जो है वो ट्वीट किया हुआ है। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि भाई ये बहुत ही हाईलाइटेड इशू है इस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि G20 ने ऑलरेडी जो है वो इंडिया को स्पॉटलाइट के अंदर ले आया और पूरी दुनिया उसी की तरफ देख रही है। इस टाइम पे पूरी दुनिया अगर इंडिया की तरफ देख रही है तो इंडिया भी जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है कि वहां से वो अपने पंजे गाड़े और आगे बढ़े, दोबारा से अपना रिवाइवल करे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं, G20 के अंदर भी के लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि हिस्टोरिक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अगर उसको देखते हैं तो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। ठीक है, इंडिया और जो सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक तो उन्होंने जो है वो क्या किया जी, सेलिब्रेट किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिक स्टार्ट है। याद रखिएगा इससे पहले भी रिलेशंस थे, लेकिन जाहिर बात है इस G20 की बात से जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही पावरफुल देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले इतने स्ट्रॉन्ग हमें शायद देखने को नहीं मिले हिस्ट्री के अंदर इंडिया के और सऊदी अरब के रिलेशंस। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने कभी इतना आप कह ले स्पेस ही नहीं छोड़ी कि भाई सऊदी अरब जो है वो इंडिया की तरफ इतना ज्यादा झुकाव होता। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान अपने इंटरनल क्राइसिस की वजह से है, तो एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ और इंडिया ने वैक्यूम फिल किया, और इसी वजह से ये हिस्टोरिक स्टार्ट का नाम दिया जा रहा है कि भाई जो हिस्टोरिक स्टार्ट है, दोबारा से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो कनेक्ट करेगा कॉन्टिनेंट्स को आपस में। ठीक है, और वो किसको कनेक्ट करेगा जी, एशिया को कनेक्ट करेगा। ठीक है, एशिया को, वेस्ट एशिया को, और साथ में यूरोप को, कि एशिया से इंडिया से होता हुआ वो कॉरिडोर जाएगा कहां पे, वो जाएगा सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब से वो होता हुआ वहां से चला जाएगा यूरोप, जिसको नाम दिया गया है मॉडर्न डे स्पाइस रूट का, कि पहले पुराने जमाने में स्पाइस यहां से जाया करती थी, अब मॉडर्न डे स्पाइस है। तो ये यहां पे काफी बड़ा एक नेटवर्क बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं इस हिस्टोरिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, जियोपॉलिटिकल का मकसद है मतलब है जो इलाका है, ठीक है, जो इलाका है और जो इसके इर्द गिर्द के जो कंट्रीज हैं वहां पे इसकी क्या अहमियत इस तरह से बन रही है। तो उसको देखते हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको रेफर किया जा रहा है जी मॉडर्न डे स्पाइस रूट से। देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि 7th और 8th सेंचुरी या 9th सेंचुरी के अंदर या उससे भी पहले जब इस्लाम इवन नहीं आया था, ठीक है, जब इस्लाम यानी कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पहुंचा, तो तब भी हम ये मानते हैं कि जो अरब ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे आया करते थे मसालों के लिए। और वो कहाँ से आते थे? वो इसी सी रूट के थ्रू यहाँ से आते, मालाबार के साहिल के ऊपर और बाकी जगहों पे आते और यहाँ से वो क्या करते? ट्रेडिंग करते, श्रीलंका और इंडोनेशिया वगैरह भी जाते यहाँ से, और फिर यहाँ से वो सऊदी अरब वापस जाते, मिडिल ईस्ट, यानी फिर वहां से वो यूरोप के अंदर इसको सप्लाई किया करते। तो वो पुराना रूट था। उसके बाद हमने मिडिल एजेस के अंदर देखा कि जब वास्को डे गामा या बाकी जो ट्रेवलर्स आए उन्होंने जो है वो एक सी रूट जो है डिस्कवर किया था, यूरोपियंस ने स्पेशली, ठीक है, तो वो मिला, तो वो भी स्पाइस रूट ही था। वो इंडिया क्यों आए थे? मसाला जात के लिए आए थे, ठीक है। तो अब ये उसी को दोबारा से रिवाइवल किया जा रहा है और उसी की बात की जा रही है कि भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली भी, उसके इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। और इसमें एम क्या किया जा रहा है जी? एम ये है कि बूस्ट की जाएगी ट्रेड टाइज को, यानी दोनों मालिक के बीच में, और सिर्फ दोनों मालिक के नहीं पूरे रीजन के बीच में, जिन मालिक के पास ये गुजरेगा तो जाहिर बात है उनकी ट्रेड जो है बूस्ट होगी। ग्रेटर एनर्जी कनेक्टिविटी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया की इस टाइम पे नीड है, और सऊदी अरब क्योंकि सरप्लस है अल्टीमेटली ऑयल एंड गैस में, तो वो देगा और इंडिया जो है वो लेगा। तो इसी तरह से फिर क्या होगा जी? प्रमोट किया जाएगा ग्रीन मटेरियल्स को और फिनिश गुड्स को जो है यहां पे प्रमोट किया जाएगा। और ये क्या है? ये इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये काउंटर बैलेंस है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, जिसके हमने डिस्कस किया था कि भाई जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये बनाया जा रहा है कि ये जैसे बेल्ट एंड रोड जो है वो चाइना को स्ट्रेंथन करेगा, बिल्कुल इसी तरह से ये इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा। जबकि हम बीच में इस बात पे खुश हैं कि चाइना हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हम तो बाई प्रोडक्ट हो गए अल्टीमेटली, यानी तो हम तो सेकेंडरी हैं, इन्वेस्ट चाइना कर रहा है। तो यहां पर इंडिया फर्स्ट आ गया कि इंडिया खुद जो है वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बीच में सऊदी अरब जो है उसकी बाय प्रोडक्ट और बाकी आगे कंट्रीज हम देख रहे हैं। तो ये इसी तरह से जो हालात है उनको नॉर्मलाइज करेगा इजराइल के साथ भी, अरब स्टेट्स को, और ये काफी खतरनाक भी है। लेकिन अल्टीमेटली अब जैसे सऊदी अरब को विजन 2030 है तो चीजें बदलने जा रही हैं। एरिया ऑफ कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो जो डिस्कशन हुई है उसमें पहले से भी एरियाज मौजूद है जिन पे काम हो रहा है। तो मजीद अगर हम एरियाज की बात करते हैं तो उसमें स्पेस है, ठीक है जी, स्पेस के अंदर कॉपरेशन की, सेमीकंडक्टर्स के अंदर कॉपरेशन की, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है ये वो मेजर है। यानी डिफेंस, अभी इससे पहले आप देख लें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान इस टाइम पे जो है सबसे टॉप पे था सऊदी अरब के हवाले से, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब के जो रिलेशन थे वो एक तो पाकिस्तान के साथ थे और दूसरा अमेरिका के साथ थे डिफेंस को लेके। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है उसको बाईपास करके, पाकिस्तान से भी अल्टीमेटली रिलेशंस रहेंगे, लेकिन वो जो पोटेंशियल था उससे पाकिस्तान फायदा हासिल नहीं कर सका, तो अब वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं और ये काफी पाकिस्तान के लिए जो है वो अफसोसनाक बात है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स हैं, पाकिस्तान तो इसका खौफ भी फिलहाल नहीं देख सकता कि पाकिस्तान कहां खड़ा है फिलहाल, और ये रेस जो है आपको पता है कि चाइना के बीच में और इस टाइम पे अमेरिका के बीच में, और बीच में इंडिया जो है अपना फायदा हासिल कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स में होगा और स्पेस के अंदर होगा। तो अब जैसे इंडिया है उसने देखिए चांद पे पहुंच गया और सूरज के लिए भी उसने अपना मिशन जो है वो भेज दिया है, तो पाकिस्तान तो अपने ही मसाइल में। इसी तरह से एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर, ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और डिफेंस विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिटेल की फिलहाल तक इसकी कोई डिटेल्स जो है वो नहीं आई कि कहां किस किस एरिया के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरह से होगी। एक लमसम अमाउंट दी गई है कि भाई $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो आप अंदाजा कर लें $100 बिलियन जो है वो छोटी रकम नहीं होती, जिसका हम ये कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर। करेंसी ट्रेड एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसके साथ साथ इंडिया और सऊदी अरब के बीच में जो है क्या होगा जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे कि दोनों जो है वो एक दूसरे की प्रोडक्ट को फ्रीली जो है वो आने जाने देंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और करेंसी की जो ट्रेड है उसके हवाले से भी कहा गया कि लोकल करेंसीज के अंदर होगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलरेडी इंडिया जो है वो यूएई के साथ जो है लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है ऑयल की, ठीक है। तो अब ये लोकल करेंसीज के अंदर होगा, तो इसका मतलब जो डॉलर का एक जो प्रेशर था इन वाले के लिए वो भी यहाँ पे नहीं होगा, वो परेशानी भी इन्हें नहीं होगा। इसके अलावा फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स जो है वो दोनों के लिए होंगे और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए भी होंगे, गल्फ कंट्रीज के लिए भी इंडिया के होंगे। अब देखिए यही वो गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज, जिसकी तरफ हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि वो इनसे $100 बिलियन लेके आएंगे, ठीक है। और यही वो गल्फ कंट्रीज हैं जो कि अब इंडिया को भी यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस नहीं है लेकिन इनके साथ हैं, तो ये एक ट्रायंगल एक बनेगा, जो देखते हैं अब कैसे आगे बढ़ता है।
बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, दो तरफा ताल्लुकात में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो उसमें इस टाइम पे जो कहा जा रहा है कि भाई 8 एग्रीमेंट्स जो है वो साइन हुए थे G20 की मीटिंग के अंदर भी, ठीक है, कि जो इंडिया के बीच में उसके बीच में इस टाइम पे 47 से ज्यादा एग्रीमेंट्स जो साइन हो चुके हैं। ये जो नेक्स्ट डे उन्होंने वहां पे गुजारा और ये बहुत ही प्रोडक्टिव डे गुजरा। तो जो 8 एग्रीमेंट्स थे उसमें हाइड्रोकार्बन्स जो था उसको अपग्रेड करना था, एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर बात हुई है और कंप्रीहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर बात हुई है। कंप्रीहेंसिव का मतलब ये है कि देखिए इंडिया की जरूरत है, इंडिया इस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि थर्ड जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो उसकी नीड्स हैं, उसकी जरूरियात हैं, तो उसको एक कंप्रीहेंसिव एनर्जी चाहिए और सऊदी अरब के पास ऑयल भी है, गैस भी है, तो अल्टीमेटली वो देगा, उसके नीचे के तौर पे इंडिया के पास अपनी सरप्लस जो वैल्यू है वो देगा। इसी तरह से रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर काम होगा, पेट्रोलियम के ऊपर काम होगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के ऊपर जो है बातचीत होगी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया जी, इसके लिए उन्होंने ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है बनाने का फैसला किया है। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर होगी, और ये दोनों बायलैटरल नहीं है बल्कि ये सिर्फ $100 बिलियन इंडिया के अंदर सऊदी अरब की तरफ से की जाएगी। समझना बात को, ये सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है यहां पे होगी और किन किन एरियाज के अंदर होगी, इसी के लिए जो है ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई गई है कि भाई देखते हैं कि कहां कहां जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किन किन एरियाज के अंदर की जा सकती है। अगर बात करते हैं इंटरकनेक्टिविटी की, तो इंटरकनेक्टिविटी के हवाले से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा अल्टीमेटली ये इंटरकनेक्टिविटी का काम भी करेगा, ठीक है, यानी कि ये ज्वाइंट करेगा मुख्तलिफ एरियाज को, जैसे यूरोप इसका एंड पॉइंट है और बीच का पॉइंट मिडिल ईस्ट है और उससे पहले इंडिया है यहाँ पे, तो ये अल्टीमेटली जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो ये किससे ज्वाइन करेगा, यहाँ पे पोर्ट्स होंगी, रेलवेज होंगे, रोड्स होंगी, पावर। अब देखिए डायरेक्टली आपने समझना है यूरोप से इंडिया तक का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, अगर वो रास्ता होगा तो पाकिस्तान से होके गुजरेगा। यह है कि अगर पाकिस्तान से होके नहीं गुजरता तो फिर सेंट्रल एशिया से होता हुआ चाइना और फिर वहां से गुजरे, इसके अलावा कोई रूट यहां पे नहीं बनता। तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के ताल्लुकात हैं नहीं और वो इतना थ्रेट भी नहीं लेगा कि पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात हैं भी तो आपको पता है कि वो बहुत अच्छे भी हों तो अचानक से नीचे चले जाते हैं। इसलिए ये पोर्ट्स के थ्रू होगा कि ये पोर्ट्स के थ्रू चाहे यहां से ईरान जाए या यहां से सीधा जो है वो यूएई जाए गल्फ में और वहां से जो है फिर आगे दूसरे ममालिक में जाएगा। इसी तरह से गैस ग्रिड्स होंगे और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यहां पे बिछाया जाएगा, ठीक है जी, यानी 4G 5G टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ेंगी और रेल रोड जो है वो कनेक्ट करेगा। अब जब रेल रोड को कनेक्ट किया जाएगा तो फिर अल्टीमेटली इन्हें पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा। अब यहां पे किस तरह से ये गुजारेंगे, या फिर ये रेल रोड जो है वो समंदर के उस साइड से ही गुजरेगा, यहां के बीच से नहीं गुजरेगा, इसको भी देखना है क्योंकि अभी डिटेल्स की नहीं आई। ग्लोबल इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव इसलिए है कि इसके ऊपर जो है अमेरिका काफी ज्यादा खुश है। जैसे मैंने G20 की मीटिंग में बात की थी कि भाई वो इसलिए खुश है क्योंकि ये चाइना को काउंटर करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है और ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इस रीजन के ऊपर चाइना कंट्रीज का, अब उसको यहां पे इसके थ्रू काउंटर किया जाएगा और इंडिया उसको काउंटर करेगा, तो अमेरिका बहुत खुश है। इसी तरह से देखिए यूनाइटेड स्टेट्स खुश है, यूरोपीय यूनियन भी खुश है इसके ऊपर कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। क्यों हेल्प करेंगे, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। तो हम जहां पे भी, यानी दुश्मन है ना, अब देखिए दुश्मन है तो दोस्त एक जगह हो जाएंगे दुश्मन को नीचा करने के लिए, और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो फिर हमें यहां पे काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज्वाइंटली जो है ये तीनों मालिक यानी यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये ज्वाइंटली जो है वो लॉन्च कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, रेल लिंक के और पोर्ट्स के और इलेक्ट्रिसिटी के और डाटा नेटवर्क्स के, ये सारे का सारा जो है ये इनके थ्रू यहां से आगे जाएगा। ट्रेड एंड कॉपरेशन की बात करते हैं तो अब देखिए यहां पे इस बात को समझिए कि जो बायलैटरल ट्रेड है, जो दो तरफा जो है वो सऊदी अरब के बीच में और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो इस टाइम पे पहुंच चुकी है 42.8 बिलियन, ठीक है, यानी 42.8 अरब डॉलर्स तक ये ट्रेड पहुंच चुकी है। अब आपको यूं समझ आएगी कि आप अगर ये गेस करें कि पाकिस्तान के बीच में और सऊदी अरब के बीच में कितनी ट्रेड हो सकती है। लेट्स सपोज अगर बायलैटरल ट्रेड की हम बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की, तो कितनी हो सकती है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के बीच में, ठीक है, तो वो आपको इससे हैरानगी होगी कि वो कितनी है जी, 2 बिलियन के अराउंड है 2022 में। जो एवरेज है 2021 की जो अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा रही है, वो अराउंड 4 बिलियन के करीब रही है। तो तकरीबन जो है आप अंदाजा कर लें 500 मिलियन के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है और 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन करीब जो है वो हम वहां से लेते हैं, यानी क्योंकि ऑयल एंड गैस ज्यादा परचेज करने कॉस्टली है तो अल्टीमेटली वो है। तो आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान 2 से 3 बिलियन जो है वो उसकी बायलैटरल ट्रेड है और इंडिया की और सऊदी अरब की कहां पहुंच चुकी है, 42.8 बिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है बायलैटरल ट्रेड। गो कि इसमें जो सऊदी अरब जो भेज रहा है इंडिया को ऑयल वगैरह उसका हुजम ज्यादा है और जो इंडिया का है वो 4 to 5 बिलियन डॉलर्स ही है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जो है आप गैप देख लें और फिर आपको इकोनॉमी का अंदाजा हो जाएगा।
तो काफी ज्यादा जो है वो ट्रेड की कॉपरेशन भी यहां पे है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं तो देखिए सऊदी अरेबिया जो है इंडिया क्या ख्याल कर रहा है, सऊदी अरब को अपना एक बहुत ही अहम अब दोस्त ख्याल कर रहा है। क्या हमने देखा 2019 में जब इंडिया ने क्या किया जी, 5 अगस्त का जो काम उसने किया, 5 अगस्त को क्या किया कि जो कश्मीर का उसने स्टेटस था वो चेंज कर दिया। तो उस टाइम पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो पीटीआई ने बहुत जोर लगाया, ठीक है, ओआईसी की मीटिंग बुलाए, कुछ हो सब कुछ हो कि मीटिंग्स भी हुई, उन्होंने कंडेम भी किया, लेकिन वो जो स्टैंड हम चाहते थे, पाकिस्तान चाहता था कश्मीर के ऊपर, वो ओआईसी ने नहीं दिया, क्योंकि सऊदी अरब ने इसको सीरियस नहीं लिया। और 2019 के अंदर भी सऊदी प्राउन जो प्रिंस साहब हैं वो चले गए इंडिया, तो प्रिंस ने वहां जाके साबित कर दिया कि भाई उन्हें पाकिस्तान से या कश्मीर से कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने कहा ये जो है वो इंडिया का अंदरूनी मामला है, कश्मीर को अंदरूनी मामला यानी कह दिया, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल हुई। तो इसका मतलब ये है कि अब 2019 के बाद से आप देख लें सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो कितनी तेजी से ग्रो हुए हैं, जो हमने जो है स्पेस छोड़ी है तो वो कितनी फास्टली जो ग्रो हुए, क्योंकि हम अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर हैं। तो अब ये म्यूचुअल कॉपरेशन जो है इसी तरह से आगे बढ़ेगी, और ये मान रहे हैं कि जो वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमीज हैं दोनों ही, सऊदी अरब भी वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया भी वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमीज में शुमार होता है। तो अब ये दोनों जो है वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए आगे काम करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी यहां पे फिर से थ्रेट हमें सामने देखने को मिल रहा है। यूएस और ईयू की सपोर्ट भी इन्हें हासिल रहेगी, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो कॉरिडोर होगा उसके लिए भी और इनकी बायलैटरल ट्रेड के लिए भी जो है वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो इसको कह रहा है ये हिस्टोरिक है, अमेरिका इससे बहुत खुश है इसलिए उसको कह रहा है हिस्टोरिक है। और साथ साथ वो कह रहा है कि ये जस्ट अ रेल नेटवर्क या केबल नहीं है, ये इससे ज्यादा है, ये मोर देन दैट है, कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने कनेक्टिविटी बना दी, कह रहा है आप कनेक्टिविटी बनाओ, मैं आपको हेल्प करूंगा और इसको बहुत आगे लेके जाएंगे, हम चाइना को यहां काउंटर करेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे इसके अल्टीमेटली। क्यों होंगे? देखिए ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, माशी तरक्की जो है उस पूरे रीजन के अंदर होगी, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, सऊदी अरब को और इंडिया को होगा, जो दो जो है वो स्टार्टर है यहाँ पे। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है, और इसी तरह से गुड्स का फ्लो होगा यहां से, यानी प्रोडक्ट निकलेगी तो अपने टाइम पे पहुंचेगी, सर्विसेज आगे बढ़ेंगी, तो ये इंडिया और सऊदी अरब को सबसे ज्यादा से फायदा होगा। मजीद अगर कुछ डिस्कशन को देखते हैं तो सॉवरन वेल्थ फंड जो है उसका ऑफिस भी बनाया गया है और उसकी ऑफिस की बुनियाद रखा गया है GIFT गिफ्ट सिटी जो इंडिया का है। अब ये जो GIFT सिटी है ये इंडिया का बहुत ही मॉडर्न जो है वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज में से एक बनाया जा रहा है। तो सऊदी अरब यहाँ पे क्या करेगा, सऊदी अरब यहाँ पे अपना ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश करेगा, ठीक है, सॉवरन वेल्थ फंड के नाम से। और वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा, वो ऑफिस काम करेगा और ये दोनों यहाँ पे भी होगा, रियाद के अंदर भी होगा। तो वो जो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है उस पर सोचेगा कि वो कहां किस सेक्टर के अंदर कैसे, यानी सिर्फ कागजी डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं होगी बल्कि उसे मजीद आगे भी लेके जाएंगे। और ये सऊदी इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बातचीत की है। अब ये जो GIF सिटी है ये क्या सिटी है जी, इंडिया का ये टैक्स न्यूट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, यानी ये एक बहुत ही एडवांस सिटी जो है वो बनाया जा रहा है इंडिया की तरफ से गुजरात के अंदर, ठीक है, जो टैक्स सिटी होगा जहां पे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और यहां पे पूरी दुनिया कंपनी जो है आके इन्वेस्ट करेंगी। और ये रिवाइवल है, इंडिया की कोशिश ये है कि ये रिवाइवल करे फाइनेंशियल सर्विसेज का, और ये दुबई की टाइप पे और हांगकांग की टाइप पे, कि इस टाइम पे एशिया में सबसे टॉप पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक तो दुबई दिखने को मिलता है जी, बिजनेस सेंटर है दुबई, दुनिया के पूरे एग्जीबिशन यहां पे है, और उसके बाद हांगकांग में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सिंगापुर में भी इसी तरह से है, तो ये उसी टाइप का यहां पे बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। और ये बहुत ही मॉडर्न एक सिटी है और बहुत ही जदीद जो है ये वर्टिकल बिल्डिंग्स इसके अंदर बनाई गई हैं, और ये ग्रीन सिटी है साथ में, यानी कि जैसे सिंगापुर के अंदर ग्रीन सिटीज बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब ये रेसिप्रोकल कमिटमेंट्स हैं, यानी कि सऊदी अरब यहां पे ऑफिस बनाएगा 100 बिलियन की देख के, और इसी तरह से जो इंडिया है वो रियाद के अंदर जो है वो ऑफिस बनाएगा और वहां पे इस $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है उसको देखेगा, और साथ में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी साथ में देखेगा। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस अब रियाद के अंदर भी यहां पे जो है वो ये इसका काउंटर आएगा, दोनों मालिक यानी इसके ऊपर काम करेंगे। जॉइंट टास्क फोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट जो है ये भी बनाई जाएगी कि जॉइंट टास्क फोर्स जो है वो क्या करेगी, दोनों मालिक की टास्क फोर्स होगी जो देखेगी इस 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को कहां कैसे और किस तरह करनी है। तो फिलहाल 50 से ज्यादा इनिशियल एग्रीमेंट्स जो है साइन हो चुके हैं, यानी जो MOUs जो साइन हो चुके हैं दोनों मालिक के बीच में वो 50 से ज्यादा हो चुके हैं। और जो 2019 के अंदर, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो क्राउन प्रिंस साहब हैं जब उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान का भी, जिसको इमरान खान ने बड़ा प्रोटोकॉल के साथ उन्हें रिसीव किया, तो उसके बाद इंडिया का विजिट भी किया, तो वहां पे भी उन्होंने जो है प्रॉमिस किया था कि भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और यहां पे भी 25 से 30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस किया था कि रिफाइनरी लगाएंगे, जिसके ऊपर शायद अभी कहा जा रहा है कि वो काम करेंगे, हमें आर्मी चीफ साहब हमें बता रहे थे।
अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो अब देखिए उसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन तो कोई नहीं दी गई कि भाई कब जो है ये $100 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि अब टास्क फोर्स बना दी गई है। तो अब ये टास्क फोर्स जैसे जैसे प्रोजेक्ट सामने लेके आएगी, क्योंकि पैसे फेंकने तो नहीं है अल्टीमेटली, अब लेके आएगी कि भाई इतने आईटी के अंदर लगा दें, ठीक है जी, इतने फलां के अंदर, तो उन बिजनेसेस के अंदर फिर जो है इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी और लगाई जाएगी। रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डिले था जो 2019 में किया गया था उसके ऊपर लगाई जाएगी, तो मुख्तलिफ जो है वो लगाई जाएगी प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये सऊदी अरब का विजन 2030 है कि सऊदी अरब ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी जो है उसको इंडस्ट्रियलाइज करना है और टूरिज्म को आगे लेके जाना है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो अब ये जो 2030 तक है, क्योंकि देखिए अब जो क्लाइमेट के इश्यूज हैं, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आप ये सोच सकते हैं कि भाई सऊदी अरब के पास तो बहुत ज्यादा ऑयल है, शेखों के पास हम कहते हैं बहुत पैसा है, आपने सुना होगा अक्सर, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि वो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, और साथ में किसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं जी, कि बाकी जो टूरिज्म वगैरह है ये इसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो कार्बन के फ्यूल्स हैं इनको खत्म किया जा रहा है और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाया जा रहा है, ताकि ये कम से कम जो है क्लाइमेट का नुकसान हो सके। और ये बात जानता है सऊदी अरब के आने वाले वक्त में, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, तो अगर 2030 तक 50% या 30% भी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं तो उसका मतलब कंजम्पशन कम हो जाएगी या बाकी चीजें भी, अब क्योंकि उसकी नीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, वो दुनिया को नुकसान बहुत पहुंचा रहा है। तो इसलिए विजन 2030 को लेके सऊदी अरब बहुत ज्यादा सीरियस है और वो ये चाहता है कि विजन 2030 के लिए वो आपस में जो है वो ताल्लुकात बढ़ाएं और इसको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाए सऊदी अरब को, जहां पे इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है, दुनिया के हर मुल्क से यहां पे इन्वेस्टमेंट हो सके और यहां पे क्या हो जी, इसकी कैपेबिलिटीज क्या हो, यहां पे नॉलेज हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसके अंदर हो और सऊदी कंपनीज यहां पे अपना काम करें। अब मजीद अगर हम विजन 2030 की बात करते हैं तो ये चाहता है सऊदी अरब कि भाई वो ग्रो करे इस टाइम के दौरान, और उसकी कोशिश ये है सऊदी अरेबिया की कि भाई वो 10.7 बिलियन जो है फिलहाल 2022 के बीच की बात हो रही है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो 85% इसको बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ेगी। अब क्योंकि 2018 की अगर हम देखते हैं तो वो 5.6 थी और जो 10.7 पे पहुंची है, तो इस तरह से अब ये दोनों मालिक इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है दोनों की जो कोशिश है कि भाई वो अपनी ट्रेड को बढ़ाएं। अब जैसे 42.2 पे या 42.3 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुकी है, तो कोशिश यही है कि इसको मजीद आगे लेके जाया जाए। इसके अलावा जो सऊदी अरब है उसने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ऑलरेडी जो है वो सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है, $1 बिलियन की, और उसको मजीद जो है वो आगे लेके जाने की ख्वाह है कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर भी करे, और यही एग्रीकल्चर के अंदर ही सऊदी अरब ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर भी सऊदी एग्रीकल्चर में करेगा और इंडिया के अंदर भी उसने ऑलरेडी की हुई और वहां पर भी मजीद करेगा। इसके साथ साथ एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, मजीद जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो है एक्सप्लोर करेंगे, और कौन करेगा, सऊदी अरेबिया, इंडिया सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फोरम जो बनाया गया है वो एक्सप्लोर करेगा कहां कहां पे टेक्नोलॉजी के अंदर, कहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कहां पे केमिकल्स के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, ठीक है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये वो एरियाज है जिनके अंदर जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा कहां कहां पे पैसे जो है वो कैसे कैसे लगाने हैं। और एट द एंड अगर हम बात करते हैं जी प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स की, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि 2030 के विजन को लेके कि तकरीबन 3 ट्रिलियन तक जो इकोनॉमी है वो सऊदी अरब की पहुंच जाए, यानी इन्वेस्टमेंट जो है इतनी बड़ी पहुंच जाए 3 ट्रिलियन तक की, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है पैदा हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने 2035 तक $1 ट्रिलियन की अपनी जीडीपी लेके जानी है, लेकिन वो किस में लेके जानी है, फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो जीडीपी है, उसके अलावा हमें कहीं देखने को शायद अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन कहा जा रहा है आर्मी चीफ साहब ने जो बिजनेसमैन से मीटिंग की है या बाकी जो कह रहे हैं उन्होंने जो बिजनेस प्लान दिया है SIFC के अंडर कि भाई हम रिवाइवल करेंगे और गल्फ कंट्री से लेके आएंगे। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब देखिए यहां पे हम न्यूट्रल को इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो SIFC बनाई है वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज से पैसे लाने के लिए बनाई है। हमने कहा कि भाई हम सऊदी अरब से पैसे लेके आएंगे, हम UAE से पैसे लेके आएंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, हम जो कतर है उससे पैसे लेके आएंगे, इसी तरह से हमने कहा जी कि हम जो ओमान वगैरह के यहाँ जो कंट्रीज आ रहे हैं उनसे पैसे, तो इन कंट्रीज से हम क्या करेंगे, पैसे लेके आएंगे यहाँ पे, और $100 बिलियन की हम भी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और यही कंट्रीज, उससे सऊदी अरेबिया अकेला $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यही कंट्रीज जो है GCC कंट्रीज इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके ताल्लुकात इसके साथ भी बहुत अच्छे हैं। जबकि अगर यहां पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब है, तो इसका मतलब हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, जबकि हमारे फ्रेंड्स जो है वो म्यूचुअल हैं, यानी दोस्त हमारे मुश्तरका हैं, हमारे ब्लॉक सेम हैं, कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन इंडिया और गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, गो कि उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हम इनको रिवाइव करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि अब ये किस तरह से ये चीजें यहाँ पे होंगी।
ठीक है, कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है वो अपने ताल्लुकात बना रहा है पाकिस्तान के साथ भी, ठीक है, और साथ में इंडिया के साथ भी बना रहा है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है बहुत ज्यादा खराब है, मारने मरने वाले हैं, और उसमें कश्मीर सबसे बड़ी डिस्प्यूट है। तो अब ऐसे में जो है अब देखते हैं कि ये जो दोस्त है मुश्तरका तौर पे जो मिडिल ईस्ट, अब इंडिया का दोस्त भी है क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट भी है, और पाकिस्तान का दोस्त भी है, तो अब ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि सऊदी अरब और यूएई कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है इंडिया के साथ वो बेहतर हो जाए और ये पूरा रीजन एक हो जाए। लेकिन देखिए ये आइडियोलॉजीज की वॉर है, ये याद रखिएगा, आइडियोलॉजीज की वॉर है। तो ये अगर ताल्लुकात बेहतर भी हो जाते हैं तो एक धमाका होने की देर है, ठीक है, और उस धमाके की तौर पे दोबारा से जो फौजें हैं वो बॉर्डर के ऊपर होंगी और हालात उस तरह से फिर भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा पाकिस्तान के अंदर उस तरह से इन्वेस्ट करने का, या पाकिस्तान भी कभी नहीं ले सकता। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो है चाइना के साथ, और इंडिया के ताल्लुकात है अमेरिका के साथ। तो ऐसे में इंडिया वैसे भी हमारा नेचुरल एलाई नहीं बनता, ठीक है, जबकि ये नेचुरल एलाई बनते हैं। तो अब यहां पे गेम बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। अब अगर हम देखते हैं कंक्लूजन में, तो हम ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे, और उनके ताल्लुकात स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने विजन 2030 के ऊपर काम कर रहा है, और वो उसकी कोशिश ये है कि सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिन जिन ममालिक से फायदा उठाया जा सकता है वहां पे फायदा उठाया जाए। जबकि हम अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम इस्लाम के नाम के ऊपर बने हैं, इसलिए हम इस्लामिक कंट्री से ताल्लुकात तो बनाएंगे, लेकिन हम इस्लाम के खिलाफ जो होंगे उनके साथ दुश्मनी भी रखेंगे। तो काफी यहाँ पे जो है वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, या थे, जो अब कमजोर हो रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो है बहुत ज्यादा खराब हैं। इस तरह से पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान अपने फ्रेंड्स लूज कर रहा है। अगर गल्फ कंट्रीज से, जैसे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ठीक है, और कितनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, $100 बिलियन की लाएंगे, तो इसका मतलब फिर तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर हमें अल्टीमेटली इंडिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे करने पड़ेंगे, ये पत्थर पे लकीर है। और जब इंडिया के साथ करेंगे तो इंडिया के ताल्लुकात और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इजराइल भी शामिल है, तो फिर हमें इजराइल को भी तस्लीम करना पड़ेगा, उसके ताल्लुकात भी अच्छे करने पड़ेंगे। क्योंकि हम जब इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो हम कश्मीर को साइडलाइन कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हमें फिर फलस्तीन को भी साइडलाइन करना पड़ेगा, और साथ में जो है इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा फिर? तो अगर हम कश्मीर के ऊपर स्टैंड लेते हैं और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तो फिर हम फलस्तीन के साथ भी ताल्लुकात उसी तरह रखेंगे, इस्राइल के साथ भी बेहतर नहीं करते। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो तो इस्राइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान यहां पे फिर लटकता रहेगा। अब फ्यूचर कैसे होगा ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो सऊदी अरब का जो विजन 2030 है उसमें पाकिस्तान कहां पे एडजस्ट हो रहा है, शायद फिलहाल हमें ये देखने को नहीं मिल रहा। मे बी इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन फिलहाल इंडिया जो है वो वहां पे एडजस्ट हो चुका है बहुत अच्छे से, और मजीद हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान वहां से आउट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज पाकिस्तान काउंटर स्ट्रेटेजी। क्या पाकिस्तान, ये जो ताल्लुकात हैं, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे सऊदी अरब है, ठीक है जी, सऊदीया के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इनमें पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कि पाकिस्तान कैसे अपने दोस्त ममालिक को वापस ला सकता है और इंडिया से दूर कर सकता है। शायद अब ये पॉसिबल ना हो कि ये इंडिया से दूर हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ही हमारे पास ऑप्शन बचेगा, और वो ऑप्शन क्या बचेगा, जब हमारे पॉलिसी साज जो है, पॉलिसी मेकर्स बैठेंगे तो उनको भी ये चीज़ सारी देखने को मिलेंगी, तो वो यही फैसला करेंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि हम सऊदी अरब को तो छोड़ नहीं सकते, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हम नहीं छोड़ सकते, और अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब यह है कि ये फिर हमें प्रेशराइज करेंगे कि भाई हम आपको $2 बिलियन कोई नहीं दे रहा, IMF आपको $2 बिलियन नहीं देता, तो हम आपको $100 बिलियन दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगे? और पाकिस्तान कैसे नहीं मानेगा? पाकिस्तान को हर सूरत माननी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने ही पड़ेंगे, और जब हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होंगे तो शायद चाइना के साथ वो ताल्लुकात हमारे ना रहें, क्योंकि इंडिया चाइना अगेंस्ट है जबकि इंडिया अमेरिका क्लोज है। तो इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाएगा, पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएगा, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाएगा, तो ये एक अलग से ग्रुपिंग बनेगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती और इनसे दूर होता है, और उन्हें बताता है कि भाई हम इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते, तो फिर पाकिस्तान चाइना की साइड रहेगा जो एक सिंगल कंट्री है, ठीक है। तो गो कि वो हमारा एक फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो अब देखना है कि यहाँ पे हम कैसे बैलेंस करेंगे कि हम चाइना के साथ भी रहें, इंडिया के साथ भी रहें, अमेरिका के साथ भी रहें, और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए अब ये एक डिबेट है। तो देखते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे से क्लोज करते हैं।